नमस्कार प्यारे बच्चों। प्रथम चैप्टर में से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास बनेंगे 4 मार्क्स के लिए वो ये रहेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे? बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग करते हैं। हमारे पास भाजक 135 है, भागफल 1 और शेषफल 90 आ जाता है। और फिर हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब जो शेषफल 90 था वो हमारे पास क्या भाजक बन जाता है, और जो पहले भाजक था वो हमारे पास भाज्य बन जाता है। और 1 पे जाता है 90, 45 शेषफल आ जाता है। और फिर हम 90 को 45 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है। इट मीन हमारा HCF क्या है? 45 है। इस प्रक्रिया को हमने तब तक दोहराया जब तक शेषफल 0 नहीं आ गया। 225 को जब हमने 135 से भाग किया, भागफल 1 था तो शेषफल 90 था। फिर हमने जब 135 को 90 से भाग किया, भागफल 1 था और शेषफल क्या था? 45 था। फिर जब हमने 90 को 45 से भाग किया तो हमारे पास जो भागफल था वो 2 था और शेषफल क्या था? 0 था। ये शेषफल जब तक 0 नहीं आया तब तक हमने इस प्रोसेस को दोहराया। अंतिम भाजक 45 रहा जब शेषफल 0 मिला। इट मीन हमारा HCF कितना है? 45। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके वह क्या कहलाती है? वह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसी आधार पर हम देखेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है, या कौन सी अपरिमेय संख्या है या नहीं है। जहाँ पर यदि हम वर्गमूल 3 को देखें तो वर्गमूल 3 क्या है? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार वर्गमूल 2 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या है। अब रूट 36 है हमारे पास, वर्गमूल 36। तो 36 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 6 होता है। 6 मीन 6/1। इट मीन ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये एक परिमेय संख्या है। उसने पूछा था कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा डी आंसर रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। तो गुणनखंड हमें करने आते हैं। हमने 3825 के गुणनखंड किए। पहले ये 3 पे गया, 3 गुना में 1275, 3825 होता है। फिर 3 पे गया, 3 गुना में 425, 1275 होता है। अब अंतिम अंक 5 है तो ये 5 पे जाएगा। 5 पे गया तो ये हमारे पास कितना आ गया? 5 गुना में 85, 425 होता है। और फिर 5 पे गया, 17 गुना में 5 85 होता है। तो हमारी गुणनखंड क्या आ गई इसकी? तो इसके गुणनखंड हमारे पास आ गए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17 है। क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार का आ सकता है? जैसे 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास HCF या LCM निकालना आ सकता है। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे। हमने 336 के गुणनखंड कर लिए, तो क्या आ गए हमारे पास? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। तो ये हमारे पास गुणनखंड आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमने 54 के गुणनखंड किए। 54 के गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाते हैं? 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। तो इन फैक्टर्स में से हमारे पास HCF है जो कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? एक तो 2 कॉमन रह जाता है और एक क्या? 3। इट मीन 2 गुना में 3 हमारे पास कॉमन रहेगा। इट मीन हमारा HCF कितना होगा? 6 होगा। LCM के लिए हम क्या निकालते हैं? LCM के लिए हम देखते हैं कि जो जितनी भी संख्या हैं उनके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं। हमें पता है कि 2, 3 और 7 फैक्टर बन रहे हैं। 2 की बड़ी से बड़ी घात 4 बन रही है, 3 की बड़ी से बड़ी घात 3 बन रही है और 7 की घात 1 है। तो इनकी हम गुणा कर देंगे, बड़ी से बड़ी घात की इनकी, तो हमारे पास वो LCM प्राप्त हो जाएगा। 2 की बड़ी से बड़ी घात 4 थी, 2 की घात 4 गुणा में 3 की बड़ी से बड़ी घात 3 थी और 7 की घात 1 थी। इनकी हमने गुणा कर दी, ये हमें 3024 प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा? LCM।